कर्तव्य पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान में आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं और अनुच्छेद 36 से 51 तक इनके बारे में बताया गया है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक मोटी मोटी चीज़ें जान लेते हैं इनके बारे में। तो ये आयरलैंड के संविधान से ली गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। और ये क्या है, ये वाद योग्य नहीं है, इसके बारे में बताऊंगा मैं। वाद योग्य मतलब इनके लेके अगर ये इनका पालन नहीं किया जाता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इनको पालन कराने के लिए, इनको लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ये न्यायालय में अपरिवर्तनीय हैं। अच्छा, इसके सिद्धांत देश के संचालन के लिए मूलभूत हैं। मतलब परिवर्तनीय तो नहीं है, न्यायवाद योग्य तो नहीं है, लेकिन इसके जो सिद्धांत हैं वो किसी भी शासन के लिए, देश के शासन के लिए मूलभूत हैं, बेसिक हैं। अच्छा, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह इनको लागू करने का प्रयास करे। देखो, केवल प्रयास करने की बात कही है, इसमें ये कंपलसरी नहीं है कि राज्य लागू ही करेगा, लेकिन राज्य का कर्तव्य होगा कि लागू करने का प्रयास करें। आगे देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 36 से शुरू करते हैं। तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य कैसा होगा वही है सेम जैसे आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में जो परिभाषा है वही राज्य की यहाँ परिभाषा है। अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय, मतलब वही चीज़ 37 बताता है कि ये न्यायालय में चुनौती देने योग्य नहीं है। मतलब इनको ये वाद्य योग्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर लागू नहीं कर रहा है, कोई स्टेट इनको लागू नहीं कर रहा है तो आप न्यायालय चले जाएं कि भाई इनको लागू करवाओ। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें इसके पीछे लॉजिक है कि ये तब लागू किए जा सकते हैं जब राज्य के पास पर्याप्त साधन हो और धन हो। अब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें इसमें दे दी हैं, लेकिन इतना साधन ही नहीं है हमारे पास। राज्य के पास वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, तो कैसे लागू कर देगा, ये भी डिपेंड करता है। तो ये इसलिए बात योग्य नहीं है। चलिए, मेन जो हमारा शुरू होता है अनुच्छेद 38 से शुरू होता है। 38 को ज़्यादा ध्यान से रखेंगे तो बाकी आपको बस एक बेसिक नॉलेज थी। 38 क्या बोलता है, लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था। मतलब लोक कल्याण की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा राज्य। तो इसमें क्या क्या कल्याण आएंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। वही 3 तरह का न्याय, मतलब इन तीनों तरह का न्याय देने का प्रयास करेगा। इसमें एक चीज़ है, ध्यान रखना, करेगा नहीं, इसमें प्रयास करेगा हर जगह आएगा, क्योंकि राज्य प्रयास करेगा, कंपलसरी नहीं है उस पर। ये बाउंडेड नहीं है कि भाई कि करना ही करना है, ऐसा नहीं है, प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 क्या बोलता है, स्त्री पुरुष के समान रूप से आजीविका के लिए प्रयास। मतलब स्त्री पुरुष को दोनों को समान अवसर दिलाना, मतलब उनको आजीविका चलाने के लिए अवसर प्रोवाइड कराएगा। इसमें क्या है, आर्थिक विकेंद्रीकरण, मतलब जो पैसा है उसको एक जगह केंद्रीकृत नहीं करना, उसको अलग अलग रूपों में लोगों में बांटा जाएगा, विकेंद्रीकरण होगा उसका, डिसेंट्रलाइजेशन। समान कार्य के लिए समान वेतन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बात आता है। कौन सा है, अनुच्छेद 39 में दिया है, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। अगला है अनुच्छेद 39 का। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें कभी भी ये जो 39 के बाद क आ गया, ख आ गया, इस तरह के जो हैं ये मूल संविधान में नहीं थे, ये जोड़े गए हैं, ये बाद में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो 39 का भी जोड़ा गया है कब, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में, उसके द्वारा ये जोड़ा गया है। तो क्या दिया गया है इसमें, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। इसका मतलब क्या है, मतलब सभी लोगों के लिए समान न्याय की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा राज्य। और जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो राज्य के कमज़ोर वर्ग हैं, उनको निःशुल्क विधिक सहायता। देखा होगा आपने, सरकारी वकील रहते हैं और पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, हर जगह होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर ऊपर तक रहते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक, सब जगह। तो उनका काम होता है कि गरीब लोगों को जो अपना जो कोई केस है उसको नहीं लड़ पा रहे हैं, तो उसके लिए ये सहायता करते हैं। तो वही चीज़ है इसमें। अच्छा, अनुच्छेद 40 बहुत बार पूछा गया। अनुच्छेद 40 क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। तो यही पूछा गया है, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 40 में। ये याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अनुच्छेद 41 क्या बोलता है, कुछ दशाओं जैसे बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी
आदि में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का या देने का प्रयास। मतलब क्या है, मतलब कुछ लोग जैसे मान लो बुढ़ापा है, बूढ़े हैं कुछ लोग, कुछ बेरोजगार हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, तो उस तरह के लोगों के लिए उनको काम देना, उनको शिक्षा दिलाना और उनको सहायता, लोक सहायता मतलब उनको जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ना, उसको हेल्प करने का प्रयास करेगा। देखा होगा आपने, जो दिव्यांग लोग हैं ना उनको नौकरी दी जाती है, सरकारी नौकरी में उनको आरक्षण दिया गया है, तो उसी के तहत दिया जा रहा है, उनको जो है काम देने का अवसर दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 42 देखते हैं। काम की न्यायोचित दशाएं। ऐसा नहीं है काम तो तुमने दे दिया, लेकिन काम की न्यायोचित दशाएं मतलब ऐसी दशाएं हों कि वहाँ काम किया जा सके। ऐसे नहीं है कि भाई 4x6 का रूम है, उसमें 10 आदमी काम पे लगा दिए हैं, तो वो अपनी स्वास्थ्य को ही सही नहीं रख पाएंगे। आपने ऐसी जगह पर काम पे लगा दिया जहाँ सेफ्टी का साधन ही नहीं है, उसको शरीर को नुकसान हो रहा है, तो ये न्यायोचित दशाएं नहीं होंगी। और मनोचित दशाएं न्यायोचित हों और मन के हिसाब से उचित। ऐसे नहीं है कि मन दुखी है, परेशान होकर आदमी काम कर रहा है, वो सब चीज़ नहीं है। इन सब चीज़ों का राज्य जो है ध्यान रखेगा, न्यायोचित और मनोचित दशाएं हों। और अगला बहुत इंपॉर्टेंट, प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान, यानी इसके तहत योजनाएं चल रही है ना, जननी सुरक्षा वगैरह, जिसमें पैसे दिए जाते हैं कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं को, तो उसमें या जो इनके छोटे बच्चे हैं उनको लिए पैसे दिए जाते हैं, तो ये इसी के तहत दिए जा रहे हैं। प्रसूति सहायता मतलब जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए सहायता। तो उसका देखा होगा आपने, सरकारी जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें ये सब फ्री होता है और कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। तो लेकिन ठीक है, स्वास्थ्य व्यवस्था थोड़ी कमज़ोर है राज्य में, इस वजह से लोग कराते नहीं हैं वहाँ पर, वो अपना अलग मैटर है। लेकिन ये 42 अनुच्छेद 42 बताता है। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 43 क्या बोलता है। कामगारों को निर्वाह मजदूरी, इसको समझते हैं निर्वाह मजदूरी क्या है। ये निर्वाह मजदूरी मतलब है ऐसी मजदूरी कि आज का जो महंगाई दर है उसके हिसाब से घर चलाने के लिए सफिशिएंट है। ऐसे नहीं है काम तो दे रहे हो आप, लेकिन मजदूरी दे रहे हो 100 रुपये और 50 रुपये पर डे, तो वो मजदूरी का नहीं है। निर्वाह मजदूरी मतलब एक जायज़ पैसा देना कि हाँ इतना पैसा देने से इसके लिए ठीक है, ये बोलते हैं निर्वाह मजदूरी। दूसरा क्या है, कुटीर उद्योगों के संवर्धन का प्रयास, मतलब जो छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उनको संवर्धन करना, उनको बचा के रखना, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा, क्योंकि ये हमारे उद्योग जो हैं, कुटीर उद्योग क्या है, हमारी इकोनॉमी की रीढ़ हैं, इनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 43 क, इसमें क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों या कर्मकारों की भागीदारी। ये क्या है कि जैसे हम किसी उद्योग में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा ट्रेड यूनियन वगैरह बनाई जाती हैं, यूनियंस बनाई जाती हैं ना उद्योगों में, तो वो इसका मतलब यही है कि वो जो प्रबंधन है ना, उनकी जो मैनेजमेंट है उस उद्योग की, उस फैक्ट्री की, तो उसमें जो कर्मकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, वो प्रबंधन में भाग लें, मतलब उनकी भागीदारी हो, तभी तो अपने हित रख पाएंगे। वो अपनी जो समस्याएं हैं उनको कब रख पाएंगे, जब वो उसमें भाग लेंगे। तो मीटिंग वगैरह होती हैं तो यूनियन के अध्यक्ष होते हैं, यूनियन के कुछ चुनिंदा कर्मचारी जो होते हैं उनको उसमें बुलाया जाता है और वो अपने जो है एम्प्लॉय की ओर से पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें अपना पक्ष रखते हैं। तो ये कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये भी जोड़ा गया। अगला है अनुच्छेद 43 ख, इसमें क्या है, सहकारी समितियों का गठन। सहकारी का मतलब होता है, सहकार का मतलब समझो, सहकार मतलब होता है कि मिलजुल कर काम करना, सहकार मतलब तालमेल से काम करना। तो सहकारी समितियों के गठन की बात की गई है कि ऐसी समितियां बनाई जाएंगी जो मिलजुल कर काम करें। तो कौन सा, अनुच्छेद 43 ख में, याद रखना कब जोड़ा गया ये, 97वां संविधान संशोधन 2011, 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा इसको जोड़ा गया है। चलिए अगला देखते हैं, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी आपने देखा होगा, बहुत चर्चा चली हुई है इस पर। ये क्या होता है कि जो सिविल वाद होते हैं ना, कुछ सिविल कोड हैं, कोड मतलब जैसे शादी के लिए, बच्चा गोद लेने के लिए, या फिर तलाक के लिए, इस तरह के नियम हैं कुछ। हिंदू के अलग नियम हैं, मुस्लिम्स के अलग नियम हैं, सिख, ईसाई, इन सब के अलग अलग नियम हैं। तो उन सब को एक ही में लाना। जैसे अभी ये हमारा जो है ट्रिपल तलाक ख़त्म किया, तो ये सब यूसीसी मतलब जो हिंदुओं, मुस्लिमों और सिख, ईसाई सभी धर्मों में जो अलग अलग व्यवस्थाएं चल रही हैं ना इस तरह की,
तो इनको एक नियम बना देना, एक इन सब के लिए एक कानून बना देना, इसको बोलते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। पूरे भारत में लागू करने का प्रयास करेगा राज्य। अच्छा, अब इसमें फैक्ट जान लीजिए। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? गोवा। और अभी एक और लेटेस्ट करंट बता देता हूँ आपको। अभी उत्तराखंड ने कमेटी बनाई है, किसकी अध्यक्षता में? न्यायमूर्ति हैं रंजना देसाई जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो अभी रिव्यू कर रही है उत्तराखंड में ये यूसीसी लागू करने के लिए। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, वो आगे समय बताएगा। अनुच्छेद 45 क्या बोलता है? अनुच्छेद 45, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा या प्रारंभिक देखभाल, मतलब उनकी जो प्रारंभिक देखभाल होती है उसके लिए प्रयास करेगा। और 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा राज्य। ये भी 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसमें बदलाव किया गया। पहले क्या था? पहले था 6 से 14 वर्ष था इसमें, तो उसको अब 0 से 6 कर दिया गया। और 6 से 14 वर्ष को मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 क के तहत मूल अधिकार में जोड़ दिया। मैंने आपको पढ़ाया था, उसको उधर ले गए मूल अधिकार में और इसको ले आए 0 से 6 को ले आए यहाँ पे डीपीएसपी में। तो अनुच्छेद 46 क्या बोलता है? SC ST और अन्य कमज़ोर वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों में अभिवृद्धि का प्रयास। मतलब जो ये कमज़ोर वर्ग हैं, SC ST, अन्य कमज़ोर वर्ग जैसे महिलाएं हैं या और भी कोई OBC वगैरह हैं, तो इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था और इनके आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए प्रयास करेगा राज्य। अनुच्छेद 47 क्या है? लोगों के पोषाहार यानी पोषण के स्तर का प्रयास करेगा, पोषण के स्तर को बढ़ाने का प्रयास, जीवन स्तर बढ़ाने का प्रयास तथा लोक स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, लोग के स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। इसी के तहत आपने देखा होगा राजस्थान में सभी के लिए जो है फ्री चिकित्सा की सुविधा कर दी गई है। जो बीमा किया है ना 5 लाख रुपए का, केंद्र की तरह ही जो एक योजना चलाई है, तो वो इसी के तहत चलाई गई है। इसी में नशाखोरी पर रोक, जो बिहार ने जो शराब पर प्रतिबंध लगाया है, इसी अनुच्छेद 47 के तहत ही लगाया है। और अस्पताल वगैरह में जो वृद्धि करते हैं ना, लोग अस्पताल बनवाते हैं राज्य, तो इसी के तहत बनवाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं अनुच्छेद 48, कृषि एवं पशुपालन में वैज्ञानिकता, मतलब कृषि और पशुपालन में नई नई टेक्निक का लाने का प्रयास करेगा नई जगह से। और गाय, बछड़ा या दुधारू पशु, मतलब जो ऐसे जो गाय या उसके वंशज और दुधारू पशुओं के वध, उनको मारने पर रोक लगाएगा और उनके नस्लों में सुधार करने का प्रयास करेगा। मतलब उनकी अच्छी अच्छी नस्ल आएँ, जिससे क्या है हमारा दूध वगैरह का जो प्रोडक्शन है बढ़ जाए और अच्छी नस्ल की हमें गाय, भैंस या दुधारू पशु मिले। और इसमें इसी के तहत KCC नहीं सुना आपने? किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में जो लागू किया गया था, इसी के तहत लागू किया गया। अनुच्छेद 48 का क्या बोलता है? पर्यावरण एवं वन व वन्य जीव संरक्षण, मतलब पर्यावरण का संरक्षण किया जाएगा। ये जोड़ा गया है कब? 42वां संविधान संशोधन। पर्यावरण की सुरक्षा करना, वन और वन्य जीवों की संरक्षण करना, ये भी राज्य का कर्तव्य होगा। इसको भी राज्य लागू करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49, स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के स्थलों और वस्तुओं का संरक्षण। जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, जैसे क्या हैं? जैसे हमारा हो गया, बताइए आप लोग कौन से? ताजमहल या इस तरह के इंडिया गेट, इस तरह के जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, संरक्षण हैं, है ना, जो राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें, वस्तुएं हैं, उनको जो कुछ मिला है, मान लो ASI खुदाई में कुछ मिला है, तो उनको संरक्षण करने का प्रयास किया जाएगा। अनुच्छेद 50 क्या बोलता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब क्या है? कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेगी और न्यायपालिका कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी, दोनों का काम अलग अलग होगा। इसका मतलब ये। अनुच्छेद 51 क्या बोलता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी जो विदेशों के साथ शांति बनाए रखना और उनकी सुरक्षा और अपनी सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा। मतलब जो कमज़ोर देश हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम हेल्प करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करेंगे। ये हम जो है, यही है हमारा वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम की नीति हम जो है यही ये इसी के तहत फॉलो करते हैं। और अभी जो श्रीलंका की हेल्प की हमने, अभी अफ़गानिस्तान की हेल्प की, तो इसी के तहत हम लोगों ने हेल्प की। तो ये हमारे जो है DPSP में बताया गया है। तो दोस्तों, ये हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। शेयर करते रहिए, चैनल को थोड़ा बढ़वाइए, है ना, लोगों को शेयर करिए, बताइए अच्छा चैनल है, कंटेंट अच्छा दे रहा हूँ, तो उसको थोड़ा शेयर करिए, मोटिवेशन मिलता है। हम लोग भी और प्रयास करेंगे आपको अच्छा और बेहतर देने का। कुछ कमियां हैं तो बताइएगा। चलिए आज इधर ही रोकते हैं। थैंक यू सो मच।